हेलो एवरीबॉडी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, भारतीय अर्थव्यवस्था रमेश सिंह की पुस्तक और सभी राज्य जो अर्थव्यवस्था की पुस्तक है उन सभी को मिलाकर मैंने एक अध्याय तैयार किया है जिसका नाम है बैंकों का राष्ट्रीयकरण एवं बैंकिंग ढांचा। आज हमारा टॉपिक है। आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ वीडियो के लिंक को शेयर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। बिना टाइम के वीडियो को शुरू करते हैं। और दोस्तों, ये वीडियो यूपीएससी से लेकर छोटे से छोटे एग्जाम तक के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बैंकों का राष्ट्रीयकरण एवं बैंकिंग ढांचा। तो चलिए दोस्तों, क्या है बैंकों का राष्ट्रीयकरण? यानी कि निजी बैंकों का मुख्य उद्देश्य मुनाफा कमाना रहता है, जिस कारण वे न तो सस्ता ऋण देना चाहते हैं और न ही दोस्तों ग्रामीण क्षेत्रों में अपना प्रसार करते हैं। इसी प्रकार भारत में 1969 में निजी बैंकों का सरकारी राष्ट्रीयकरण किया गया। यानी कि दोस्तों, राष्ट्रीयकरण में यानी कि निजी राष्ट्रीयकरण को सरकार द्वारा खरीद लिया गया, अर्थात कुल अंश पूंजी का 50% से अधिक भाग सरकार का हो गया है। यही बैंकों का राष्ट्रीयकरण कहलाता है। यानी कि दोस्तों, बैंकों का राष्ट्रीयकरण से क्या आशय है? यानी कि निजी बैंक थी, उनका दोस्तों उद्देश्य होता है मुनाफा कमाना। पर दोस्तों इस कारण न तो वे दोस्तों सस्ता ऋण देते हैं और न ही ग्रामीण क्षेत्रों में दोस्तों अपनी बैंक लगाना चाहते हैं। इसी कारण दोस्तों भारत ने 1969 में निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था, क्योंकि दोस्तों जो बैंकें थी, प्राइवेट निजी बैंकें थी, उनका दोस्तों राष्ट्रीयकरण इस प्रकार किया कि उसका 50% हिस्सा सरकार का हो गया है। अब दोस्तों सेम जो सभी बैंक हैं उनका आधा तो दोस्तों निजी बैंकें हैं, पर आधा 50% सरकारी बैंकें में राष्ट्रीयकरण हुआ है। 19 जुलाई 1969 को 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। वो दोस्तों राष्ट्रीयकरण किसने किया था? इंदिरा गांधी ने किया था। इंदिरा गांधी की सरकार ने, ठीक है, सरकार के समय में केवल उन्हीं बैंकों को राष्ट्रीयकरण किया गया जिसमें से जमा पूंजी 50 करोड़ से अधिक थी। यानी कि दोस्तों 19 जुलाई 1969 को 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण इसलिए किया था क्योंकि उन बैंकों के पास दोस्तों अपनी जमा पूंजी का 50 करोड़ से अधिक धन था। उन बैंकों को दोस्तों 50% सरकारी बैंकें बनाई गई है। बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक ऑफ इंडिया, फिर दोस्तों थर्ड है बैंक ऑफ बड़ौदा, फोर्थ में थी बैंक ऑफ महाराष्ट्र, फिर पांच में थी दोस्तों सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सिक्स्थ में केनरा बैंक, सेवन में दोस्तों सिंडिकेट बैंक, एट्थ में थी दोस्तों यूनाइटेड कमर्शियल बैंक, नाइन्थ में दोस्तों पंजाब नेशनल बैंक और 10 नंबर पर थी इंडियन बैंक, 11वें नंबर पर थी दोस्तों इंडियन ओवरसीज बैंक, 12वें नंबर पर इलाहाबाद बैंक, 13वें नंबर पर दोस्तों यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और 14वें नंबर पर देना बैंक। ये दोस्तों 14 बैंक हैं जिनका 19 जुलाई 1969 को राष्ट्रीयकरण किया गया था। अब देखिए दोस्तों 15 अप्रैल 1980 में 6 और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था जिनके पास जमा पूंजी 200 करोड़ रुपए से अधिक थी। उन बैंकों का 15 अप्रैल 1980 को 6 बैंकों का फिर दोस्तों वापस बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। फर्स्ट नंबर पर आंध्रा बैंक थी, सेकंड पर कॉर्पोरेशन बैंक, थर्ड नंबर पर न्यू बैंक ऑफ इंडिया, फोर्थ नंबर पर दोस्तों ओरियन बैंक ऑफ कॉमर्स, फिफ्थ नंबर पर दोस्तों पंजाब एंड सिंध बैंक और सिक्स नंबर पर विजया बैंक। इन सब बैंकों का राष्ट्रीयकरण 15 अप्रैल 1980 को किया गया था। अब देखिए इस तरह से देश में कुल राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या 20 हो चुकी है। इसके बाद 1993 में न्यू बैंक ऑफ इंडिया का विलय पंजाब नेशनल बैंक में कर दिया गया, जिससे दोस्तों कुल राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या घटकर 19 रह गई है। वर्तमान में कुल राष्ट्रीयकृत बैंकों की कुल संख्या 219 है। ठीक है, जब रिजर्व बैंक के ढांचे की बैंकिंग ढांचा व्यवस्था सबसे बड़ी दोस्तों रिवर्स बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई को रखा गया है। इन्हें दो भागों में बांटा गया है। इसमें एस्क्यूडियल बैंक और नॉन एस्क्यूडियल बैंक। एस्क्यूडियल बैंक में दोस्तों कम्युनिकल बैंक और दोस्तों ऑफ कोऑपरेशन बैंकों को रखा गया है। कोऑपरेशन बैंक में दोस्तों यहां पर देखिएगा स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक और दोस्तों अदर कोऑपरेटिव बैंक को कोऑपरेटिव बैंक के अंदर रखा गया है। कॉमन बैंकों को दोस्तों 4 भागों में बांटा गया था। पब्लिक
सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, फिर दोस्तों फॉरेन बैंक और रेगुलेट रजिस्ट्रेशन रेगुलर बैंक RRBS को, ठीक है। तो फिर दोस्तों पब्लिक सेक्रेटरी बैंक को HBI एंड एसोल बैंक में, और फिर दोस्तों सेकंड पर नेशनल बैंक को, नेशनलाइज बैंक को रखा गया है। फिर दोस्तों थर्ड नंबर पर अदर पब्लिक स्केलर बैंकों को रखा गया था। अब इससे आगे देखिए अनुसूचित बैंक, यानी अनुसूचित बैंक में वे बैंक आती है दोस्तों जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 में अधिनियम 2 में सम्मिलित कर दिया गया था। अनुसूचित बैंक रिजर्व बैंक बैंक दर पर ऋण प्राप्त कर चुका है। अनुसूचित बैंक बनने के लिए निम्नलिखित शर्तें होती है दोस्तों। इसके पास दोस्तों 5 लाख की पूंजी जरूरी है, विश्वास हो कि जनता के हित का कार्य कर सके। वाणिज्यिक बैंक दोस्तों वे भारतीय बैंक होती है जो 1949 के तहत अपना पंजीकरण कराते हैं। इसका मुख्य कार्य आधारभूत बैंकिंग व्यवस्था यानी ऋण लेना देना है। भारत के दोस्तों 99% बैंक स्वयं को अनुसूचित बैंकों की पंजीकृत कराते हैं। वर्तमान समय में देश में कुल दोस्तों वाणिज्यिक बैंकों की संख्या 93 हो चुकी है। अब देखिए दोस्तों वाणिज्यिक बैंकों के प्रमुख क्या कार्य हैं। मुख्य कार्य दोस्तों जमा लेना एवं ऋण देना। दूसरा दोस्तों गौण कार्य पैसा इकट्ठा करना और मनी ट्रांसफर या विदेशी मुद्रा क्रय विक्रय या लॉकर सुविधा उपलब्ध करवाना। यहाँ पर दोस्तों फर्स्ट नंबर पर ग्रामीण विकास बैंक है, जो कि बैंक ग्रामीण क्षेत्रों में विकास या बैंकिंग सुविधा को कार्य करते हैं। उदाहरण के रूप में दोस्तों देखिए नोबल्टी या IDBI आदि दोस्तों हैं। अब देखिए दोस्तों सरकारी और निजी बैंक या विदेशी बैंक कौन कौन सी है भारत में। सरकारी बैंक यदि अंश पूंजी का 50% सरकार के पास है, यानी कि राष्ट्रीय स्टेट बैंक, और अन्य 19 बैंकों का राष्ट्रीयकरण इसके तहत हुआ है। अब देखिए निजी बैंक कौन सी है, यदि अंश पूंजी का 50% निजी लोगों के पास है, जैसे ICICI बैंक या एक्सिस बैंक, कर्नाटक बैंक। विदेशी बैंक है कौन सी होती है दोस्तों, यदि अंश पूंजी का 50% विदेशी नागरिकों के पास होता है, जैसे बैंक ऑफ अमेरिका और सिटी बैंक, ये दोस्तों विदेशी बैंक है। अब देखिए सहकारी बैंक किसे कहते हैं दोस्तों, कोऑपरेटिव बैंक होती है ना। सहकारी बैंक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित होती है। इसे दोस्तों बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949 में बैंकिंग कानून अधिनियम 1965 में शासित किया गया था। यानी कि इसको दोस्तों स्थापना कब की गई थी, बैंकिंग कानून अधिनियम 1965 के तहत, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के तहत की गई थी। ठीक है मित्रों, अब देखिए इस प्रकार की खुदरा बैंक जो जमा लेते हैं और पैसे उधार देते हैं, वे बैंक शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में कार्य करती है। छोटे छोटे आकार में उद्योगों को दोस्तों वित्त पोषित भी करते हैं। अब देखिए गैर अनुसूचित बैंक कौन सी होती है। गैर अनुसूचित बैंक वे बैंक होती है जो रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 में द्वितीय अनुसूचित में सम्मिलित नहीं होती है। इन बैंकों को दोस्तों रिजर्व बैंक की नकद आरक्षी अनुपात CRR के नियमों को पालन करना चाहिए। यानी कि दोस्तों परंतु इसे ये भी सुविधा दी जाती है कि वे इस राशि को दोस्तों रिजर्व बैंक के पास जमा न करा कर स्वयं के पास रख सकती है। दोस्तों गैर अनुसूचित बैंक जिसमें रिजर्व बैंक ऋण नहीं ले सकती, परंतु दोस्तों आपातकालीन स्थिति में रिजर्व बैंक इन्हें दोस्तों ऋण दे सकते हैं। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट अध्याय है हमारा भारतीय विकास बैंकों के संबंधित। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर कर लें। आज के वीडियो में बस भारतीय बैंकों के संबंधित था। नेक्स्ट वीडियो भारतीय विकास बैंक के संबंधित है।